नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट के एक बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जो कि सॉल्व किया गया है यूजीसी नेट में AIR 13 हासिल करने वाले, ऑल इंडिया रैंकिंग 13 पॉलिटिकल साइंस से हासिल करने वाले हमारे अनिकेत सिंह सर के द्वारा। इस टेस्ट सीरीज में कुल आपके 50 सवाल हैं और सबसे खास बात यह है कि ये क्वेश्चन सोली बोर्ड प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज पर आधारित है। वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो टेस्ट सीरीज सॉल्व की गई है उसमें उसके आंसर के साथ उसमें लॉजिक भी बताया गया है, और इसके साथ आपको बचे हुए दिनों में यूजीसी नेट क्रैक करने की स्ट्रेटजी भी बताई गई है। तो आइए बिना समय गंवाए टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज ओली बोर्ड चैनल पे। आज हम यूजीसी नेट का एक मॉक टेस्ट ले आ रहे हैं। अब आपका पेपर बहुत नज़दीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट होगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये जैसा कि आप सब देख सकते हैं, DI से पहला सवाल शुरू होता है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित तालिका में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स के 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के संबंध में आंकड़ों को दर्शाया गया है। जैसे देखते हैं कि यहाँ के विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, LMNOP, और इनका सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, और लास्ट में कुल प्रतिशत दिया है। तो आप यहाँ बीच बीच में देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं दिए हैं। सोशल साइंस, L का सोशल साइंस नहीं दिया है, M का इंग्लिश नहीं दिया है, N का मैथमेटिक्स। तो इसी तरीके से, और नीचे यहाँ पे देखिए कुल प्राप्तांक जो है ये प्राप्त अंकों का योग होगा, ठीक। और इसमें कुल प्रतिशत का फार्मूला भी दिया है, तो जिससे आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है। ये कुल प्रतिशत का फार्मूला, ये कुल प्राप्तांक मतलब कुल प्राप्तांक डिवाइडेड बाय अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, और इंटू 100। तो इसमें ऐसे देख सकते हैं कि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 80 हैं। मतलब ये जो हिंदी में 66 नंबर L का है, तो 80 में से 66 नंबर है। अब सवाल को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट का गैप दिया है, जो जिस सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं दिए हैं, सबसे पहले उसके मार्क्स हम निकालेंगे। उसके मार्क्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम ये फार्मूला जो दिया है इसको अप्लाई करेंगे कि कुल प्राप्तांक, अब जैसे सबका हम अगर जोड़ दें तो आप इसमें देख सकते हैं कि 66 + 44 + 56 + 70, L का हम पहले निकालेंगे सोशल साइंस। अगर इन चारों मार्क्स को जोड़ देंगे प्लस ये पाँचवा को हम x मान लेंगे, इतना प्लस x, ये टोटल इसका ऐड हो जाएगा 236। तो हम लिखेंगे कि 236 + x, सोशल साइंस का x पूरा नंबर, और कुल परसेंट दिया है। तो सबसे पहले इसका निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि कुल प्रतिशत से इसका पहले L का है 67.5%, तो 67.5% इज इक्वल टू कुल प्राप्तांक। कुल प्राप्तांक कितना है, 236 + x की वैल्यू हमको निकालनी है सोशल साइंस, ठीक। कुल प्राप्तांक इसमें पहले में L में हो जाएगा, हम सबको जोड़ देंगे इस चारों को, 236 + x जिसका नहीं दिया है अपॉन में, क्योंकि एक सब्जेक्ट 80 नंबर का है पूरा, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल हो जाएंगे इसमें 400 नंबर के, 8 × 40, 400 नंबर का टोटल मार्क्स है। तो अपॉन 400 × 100, तो इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सोशल साइंस की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 34, ठीक। इसी तरीके से हम सब जो है वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी फार्मूले पर आप वैल्यू रखेंगे तो सब एक एक वैल्यू आ जाएगी। 34 आ जाएगा सोशल साइंस का, M में इंग्लिश सेम ऐसे निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे प्लस x, तो 72% बराबर जो भी होगा प्लस x अपॉन 400 × 100। तो इसी तरीके से आप निकालेंगे तो इंग्लिश की वैल्यू निकल जाएगी, M की इंग्लिश की वैल्यू निकल जाएगी 52। इसी तरीके से हम सब निकाल लेंगे और फिर हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस। तो देखिए पहले क्वेश्चन ये पूछा है, इंग्लिश में L और M द्वारा प्राप्त औसत, ठीक। इंग्लिश का L देखेंगे हम, L का इंग्लिश में 44 नंबर है, ठीक। और M द्वारा प्राप्त अंक, M का इंग्लिश में कितना है, M का हम अगर इसी फार्मूला निकालेंगे 52 आ रहा है। तो L + M, जैसे औसत का फार्मूला होता है टोटल नंबर, सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर, तो इसका एवरेज हो जाएगा L और M में इंग्लिश के मार्क्स का 44 + 52, यानी 44 + 52 अपॉन 2 = इसका आ जाएगा 96 अपॉन 2। तो इसकी L और M का एवरेज हो जाएगा 48, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है कि M और O द्वारा प्राप्त औसत है। M और O, M और O द्वारा साइंस में, M का साइंस में है 72, ठीक। और उसी तरीके से O का साइंस में, O का साइंस में हम देखेंगे
ओ का साइंस में हमको निकालना, सेम फार्मूले से हम निकालेंगे तो ओ में साइंस की वैल्यू आती है 78। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 150/2 = 75। तो एल और एम का औसत आ जाता है 48 और एम और ओ का औसत आ जाता है 75 और दोनों का अंतर पूछा है। तो 75 में से हम 45 माइनस करेंगे तो 27 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये दिया है कि निम्नलिखित में से किस विषय में एक साथ सभी 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक न्यूनतम हैं। ठीक, अब मतलब सभी अंक मतलब इसमें सब सब्जेक्ट में जोड़ के किसमें जो है सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आप सबकी वैल्यू निकाल लेंगे फिर एक एक सब्जेक्ट का हम टोटल जोड़ेंगे। मतलब पहले से हिंदी का जोड़ेंगे तो एल ने हिंदी में कितना पाया, एम ने हिंदी में, एन ओ पी, इसी तरह सब हम जोड़ लेंगे। तो इसमें सबसे न्यूनतम जो है ऐसे जोड़ने पे सबसे कम आता है 259 आता है सोशल साइंस का। सोशल साइंस में सबसे कम 259, लेकिन हम ऑप्शन में देखेंगे कि सोशल साइंस ऑप्शन नहीं दिया है तो हम सेकेंड लोवेस्ट पे जाएंगे और इसमें सेकेंड लोवेस्ट पे हो जाएगा 261 मैथमेटिक्स। इसका पूरा जोड़ने पे 261 हमें आ रहा है अगर हम इसकी वैल्यू निकाल के, तो ये सेकेंड लोवेस्ट है। तो मैथमेटिक्स हमारा इसमें सेकेंड ऑप्शन मैथमेटिक्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, तीसरे नंबर का। ओ द्वारा एक साथ साइंस और मैथ में प्राप्त अंक। ठीक, ओ द्वारा मैथ और साइंस में, ओ ने मैथ में 32 पाए हैं और साइंस में जो है हम जो सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे 78 आएगी। ये दोनों प्राप्त अंक, ठीक, इसका हम वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 110 आ जाएगा। और आगे देखते हैं क्या कहा है कि पी द्वारा एक साथ हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त अंक। अब पी द्वारा, पी ने हिंदी और इंग्लिश में, पी ने हिंदी में पाया 64, हम जो वैल्यू निकालेंगे आप सॉल्व करेंगे तो पी की हिंदी का मार्क्स 64 आता है और इंग्लिश यानी 76, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140 नंबर आता है। अब 140, अब दोनों अब आगे पूछें दोनों इंग्लिश में प्राप्त अंक का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, जैसे कोई भी अगर हम देखेंगे नॉर्मल कि एग्ज़ाम में पूछ रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, एक तो उसका सिंपल सा फार्मूला है। अगर ये ऐसा पूछता है कि ए बी का कितना परसेंट है तो A/B × 100 सीधा फार्मूला है। A/B × 100 करेंगे तो वो उसका कितना परसेंट आ जाएगा। अब जैसे इसमें देखते हैं साइंस और मैथ में प्राप्त अंक, मतलब O द्वारा प्राप्त अंक, P द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक का कितना परसेंट है, तो O/P × 100। तो O में हमने अगर इस जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 110 आएगी और P का हिंदी और इंग्लिश में वैल्यू 140, तो 110/140 × 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग 78.5 यानी 79% आ जाएगा आंसर। बात हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल है ये, सोशल साइंस में एक साथ एन और ओ द्वारा प्राप्त अंक। ठीक, एन और ओ द्वारा सोशल साइंस में, अब हम यहाँ देखते हैं सोशल साइंस में एन 75 है, ओ 65 है। ठीक, इन दोनों का जोड़ लेंगे 140 अंक, तथा हिंदी में एक साथ LOP, हिंदी में LOP, L 66, OP, ओ का 50 है हिंदी में और पी की हमने वैल्यू निकाली है 64 हिंदी में। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 180 आ जाता है। अब सेम वही कहा है प्राप्त अंकों का संबंधित अनुपात है, इसमें रेशियो पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों का 140 आ रहा है और एल ओ और पी का ऐड करने पे 180 आ रहा है, तो 140/180 कर देंगे। तो जिससे जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब इसमें दिया है कि एम द्वारा इंग्लिश और मैथमेटिक्स में प्राप्त अंक, उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितने परसेंट है। ठीक, अब हम एम का देखेंगे इंग्लिश और मैथ में। ठीक, एम का इंग्लिश में हमने सॉल्व करके निकाला है 52। ठीक, 52 और प्लस मैथ, एम का मैथ्स में देंगे 64, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 116 आ जाएगा। और उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक, एम के द्वारा प्राप्त कुल अंक जोड़ेंगे तो हमारा 288 आ रहा है। अब सेम वही पिछले सवाल तो ना पूछा इसका लगभग कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे A/B × 100। तो इसमें 116 इंग्लिश और मैथमेटिक्स अपॉन टोटल निकालने पे 288 आ रहा है इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो इसका नियर अबाउट 40% आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A 40%। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को बाइलिंगुअल भी सॉल्व करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि फर्स्ट पेपर को जितना इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ें तो उतना आसानी रहती है, क्योंकि हिंदी में जो टर्मिनोलॉजी हो जाती है वो टफ हो जाती हैं।
अब आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। तो इसमें पूछा है कि इंटरकल्चरल जो कम्युनिकेशन होता है एक कल्चर दूसरे कल्चर के भी, तो उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ठीक, पहला ऑप्शन है इट रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ कल्चर डिफरेंस। सेकेंड ऑप्शन इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई लैंग्वेज नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। थर्ड ऑप्शन इट इंश्योर्स दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन कल्चर्स। डी इट इन्वॉल्व बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो हम देखेंगे तो सब एक एक ऑप्शन देख सकते हैं। तो पहला इट रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ कल्चर डिफरेंस, बिल्कुल कल्चर डिफरेंस के बीच जो अवेयरनेस है उसको जो है उसकी रिक्वायर्ड पूरी करता है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन, बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है, लैंग्वेज नॉर्म्स और ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस करता है। अब थर्ड ऑप्शन जो है फोर्थ देखते हैं, इट इन्वॉल्व बोथ वर्बल नॉन वर्बल एलिमेंट, बिल्कुल डी भी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें जो है वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन आता है। तो इसका सी जो है इंश्योर देयर आर नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन कल्चर। तो इसका इस बात का कोई सेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे कि इसका क्या कैरेक्टर है कि नहीं। तो सी हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन ए, बी और डी। अब आते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर जो है इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें पूछा है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च और द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज, ये सब मतलब की जगह पे लोकेटेड है। तो पहला हम देखेंगे कि द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, इसका जो है इसकी ये संस्था जो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली इसका जो है पहला का न्यू दिल्ली हो जाएगा। और सेकंड है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये जो है शिमला में है। और तीसरा है द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, ये तीसरा जो है ये इसका ऑप्शन लखनऊ हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज, ये बेंगलुरु में है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे पहले का दूसरा दो ऑप्शन में दिया है। फिर देखेंगे बी का क्या था, एडवांस स्टडीज शिमला में था, बी का पहला है। तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन मिल जा रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, कभी कभी क्या होता है इनका ईयर पूछ लेता है। द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कब मतलब ये इंस्टीट्यूट कब बना था। तो ICHR जो है इसकी स्थापना 1972 में होती है। और दूसरा है IIAS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, इसकी स्थापना 1964 में। और द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, इसकी स्थापना 1977 में। तो आप इसके ईयर भी इसको ध्यान दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब ये देखिए MLA और APA स्टाइल साइटेशन से क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट वे टू फॉर्मेट एंड इंटेक्स साइटेशन इन MLA स्टाइल। अब MLA स्टाइल में पूछा है कि MLA का पूरा मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, तो इसमें जो है कौन MLA स्टाइल में कौन सा रेफरेंस साइटेशन लिखा गया है। तो इसमें देखेंगे थोड़ा थोड़ा अंतर है कि स्मिथ 23, स्मिथ कॉमा 23 कोलन दिया है इसी तरीके से। तो हम क्या करते हैं MLA स्टाइल में जो है कुछ भी नहीं लगाते हैं। MLA स्टाइल में सीधा हम ना कॉमा लगाएंगे ना कुछ, कॉमा वगैरह APA स्टाइल में लिखता है। तो MLA में हम सीधा देंगे स्मिथ 23, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। इन द क्वेश्चन बिलो द असर्शन, ठीक है, इसमें देखते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन है क्या है, कहता है डेड स्किन सेल्स आर द मेन इंटीग्रेंट्स इन द हाउस होल्ड डस्ट। ओके, डस्ट इज कैपेबल ऑफ स्टेइंग सस्पेंड इन द एयर फॉर मंथ। अच्छा ठीक है, अब हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। मृत त्वचा कोशिकाएं घरेलू धूल में मुख्य घटक हैं, धूल महीनों तक हवा में निलंबित रहने में सक्षम है। अब हम देख सकते हैं कि पहला अभिकथन है कि मृत त्वचा कोशिकाएं घरेलू धूल में मुख्य घटक हैं, तो बिल्कुल ये सही। जो डेड सेल होते हैं ये जो है जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है इसमें जो है डस्ट होता है, इसके मेन इंटीग्रेंट माने जाते हैं। ठीक, पहला असर्शन तो सही है आपका। दूसरा रीज़न देखते हैं, डस्ट इज़ कैपेबल ऑफ स्टेइंग सस्पेंडेड इन द एयर फॉर मंथ। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगेगा, अक्सर लड़के क्या करेंगे इसको एस मान लें, लेकिन ये रीज़न जो है इसका गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो है जो डस्ट होते हैं वो महीनों तक हवा में नहीं रहते हैं, वो कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। तो इसका इस हिसाब से जो है हमारा रीज़न जो है गलत है। उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10वां क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली एड्रेस्ड बाय एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च। ठीक है, अब जो ये रिसर्च से क्वेश्चन है इसमें जो है एथिकल नॉर्म्स की बात हो रही है। तो हम जब रिसर्च करते हैं तो उसमें भी कोई एथिकल नॉर्म्स रखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं किसी से कोई चीज़ें कॉपी तो नहीं की हैं या किसी से कॉपी की हैं तो उनका हम रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, protecting the confidentiality of research participant, adhering to guidelines for formatting and presentation style, avoiding plagiarism and ensuring proper attribution। ठीक है, अब हिंदी में भी, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी देख लें। आंकड़ों के संग्रह विश्लेषण की अखंडता सुनिश्चित करना। ठीक है, बिल्कुल हम इसमें नैतिक मानदंडों का ख्याल रखना पड़ता है। शोध प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा करना, ये भी सही है हमारा। सी ऑप्शन, स्वरूपण और प्रस्तुति शैलियों के लिए दिशानिर्देश का पालन करना। तो पालन तो हम कर सकते हैं लेकिन इसमें एथिकल नॉर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। आगे ने साहित्यिक चोरी से बचना और उचित थ्रेस होनी, बिल्कुल ये एथिकल नॉर्म में आता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए मैथ से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में ₹233,280 23,03,280 और 4 वर्षों में 27,09,936 हो जाती है। तो मूलधन क्या है? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए एक धनराशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ये अमाउंट है 3 वर्ष में। अमाउंट 3 वर्ष में इतना हो जाता है और चौथे वर्ष में तो 27,09,336 हो जाता है। अब हम इसको मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहले हम इसका हम रेट निकालेंगे, ब्याज दर। अब ब्याज दर कैसे निकालेंगे? जो चौथे साल में जो अमाउंट है और 5वें साल के अमाउंट दोनों को माइनस कर देंगे और तीसरे साल के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे इंटू 100। क्या करेंगे? 27,09,936 को 23,03,280 से माइनस करके 23,03,280 से डिवाइड कर देंगे, फिर इंटू 100। तो ये करेंगे तो इसका रेट जो है हमारा सॉल्व करेंगे इसको तो 20% आ जाएगा। तो यहाँ हमारी ब्याज आ गई 20%। अब हमको मूलधन निकालना है। मूलधन के लिए एक फार्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n यानी t। अब इसमें हम सब वैल्यू रख देंगे। सब वैल्यू हमें पता है क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है। मूलधन अमाउंट जो है A3 है 23,03,280 बराबर p हमें निकालना है 1 प्लस हो जाएगा, रेट हमने अभी सॉल्व करके निकाला 20 अपॉन 100 और ईयर कितना है 3 वर्षों में। ठीक, ईयर हो जाएगा 3। जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा 1,35,000। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1,35,000। अगर आपको जैसे सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके जो हम बोल रहे हैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब अगला सवाल 12 नंबर। इसमें जो है देखिए रिसर्च के टाइप्स दिए हैं। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो हम पहले देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सबसे आसान तरीका होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट है। तो ये देखिए हम ऑप्शन 1 जो पहला ऑप्शन इसमें दिया, इन्वेस्टिगेट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन थ्रू कंट्रोल कंडीशन। ठीक, तो बी का A1 हो जाएगा। अब बी का 1 देखिए हम 2 ऑप्शन में, तो हमें और ऑप्शन देखा। अब एनालिटिकल रिसर्च जो है, एनालिटिकल में हम किसी डेटा, सेकंड ऑप्शन जो है एग्जामिन्स एग्जिस्टिंग डेटा और इंफॉर्मेशन टू एवेलुएट द इंटरप्रेट फाइंडिंग्स। और एक्शन रिसर्च का हो जाएगा फोकस ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो एक्शन रिसर्च हम प्रैक्टिकली इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और इंटरडिसिप्लिन रिसर्च इंटीग्रेट नॉलेज एंड मैटर फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। इंटरडिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हम एक फील्ड दूसरे फील्ड से भी मदद ले सकते हैं। तो सीधा देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का चौथा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक, देखिए इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसको हम आज अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए
कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कैन एक्सप्लेन इन डेसिमल एज वेल। बिल्कुल, देखिए होता क्या है, जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हम पॉइंट में भी जो है मेज़र कर सकते हैं, जैसे 1.1, 2.2, 2.3। और जो डिस्क्रीट होता है इसको हम पॉइंट में मेज़र नहीं करते, इसकी वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो उस हिसाब से अब हम ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन आसान हो गया। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कैन बी एक्सप्लेन इन डेसिमल एज वेल, बिल्कुल सही है। द वेट ऑफ अ पर्सन इज ए कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। और क्या किसी पर्सन का वेट जो होता है, जो वेट मेजर करते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अब आप जैसे हमने बताया कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को पॉइंट में मेजर किया जाता है, तो क्या वेट पॉइंट में मेजर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम देखते हैं कोई जो है 45 किलो 600 ग्राम का हो सकता है, कोई 45 किलो 700 ग्राम का हो सकता है। तो ऐसा नहीं है 4500 तो 4600 4700 अब पॉइंट में वेट मेजर करते। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, वेट ऑफ अ पर्सन इज डिस्क्रीट। जब कंटिन्यूस हो गया डिस्क्रीट नहीं होगा, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ होल नंबर। ये भी गलत है। ई ऑप्शन भी, डिस्क्रीट ऑप्शन को होल नंबर में हम कर सकते हैं। डी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज ए डिस्क्रीट। बिल्कुल, ये डिस्क्रीट वेरिएबल, क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनको हम काउंट करते हैं कि या तो 50 स्टूडेंट हो, 60 हो या 40 हो। हम ये तो नहीं करते कि 40.5 स्टूडेंट हो। तो हमारा ऑप्शन ए, बी और डी, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंटरेक्टिंग वाया द सेंस ऑफ टच इज कार्ड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो लोग पढ़े होंगे। नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन में टच को हम हैप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्टिक्स। अब दो और ऑप्शन दिए हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑक्यूलेसिक्स, इसको जो है हम बोलते हैं तो सेंस ऑफ आई, तो आँख से कॉन्टैक्ट होते हैं। और क्रोनेमिक्स होते हैं, तो टाइम को जो है रिलेट करते हैं। तो प्रॉक्सिमिक्स होते हैं, स्पेस को रिलेट करते हैं। आगे देखते हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। स्टडीइंग एजुकेशनल फिलॉसफी हेल्प्स टीचर प्रमोट स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। ठीक। सेकंड है, द एम ऑफ इंगेजिंग विद एजुकेशनल फिलॉसफी इज टू प्रमोट ऑन गोइंग प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। बिल्कुल, यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ऑप्शन सही होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। आगे देखते हैं, द इंडिया द सेंसरशिप इन इंडिया द सेंसरशिप ऑफ फर्स्ट इंडिया फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1795। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी हेल्पफुल टू एग्जीक्यूट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, फोकसिंग ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट प्रिपरेशन, टीचिंग द एंटायर क्लास एज होल, सेटिंग अप assignments that accommodate various learning styles, offering one-on-one help to student encountering challenges। ठीक है, इसमें पूछा है कौन से डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी हो जाएगा। सेटिंग अप सच असाइनमेंट्स एंड एकोमोडेट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, ऑफरिंग one-on-one हेल्प टू स्टूडेंट एनकाउंटरिंग चैलेंजेस। तो हमारा पहला ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। बहुत आसान सवाल है, जिसमें सबने पढ़ा ही होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है रेशियो से है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान लेकिन थोड़ा लंबा है, तो इसको हम बाद में जो है लास्ट में जो है आपको नोट्स में सॉल्व करके बता सकते हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं पहले। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऑडियो विजुअल एड्स आर लीस्ट इफेक्टिव। अच्छा ठीक, ऑडियो विजुअल एड्स की बात हो रही है। इसमें सबसे लीस्ट इफेक्टिव, सबसे कम इफेक्टिव कौन सा ऑप्शन किस में माना जा सकता है? पहला हो गया इलस्ट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप, दूसरा होगा प्रोवाइडिंग रियल टाइम फीडबैक एंड असेसमेंट, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड ग्रुप वर्क, इन्हांसिंग रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग रियल टाइम फीडबैक एंड असेसमेंट। इसमें जो है ये बहुत लीस्ट इफेक्टिव होता है, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन आप वीडियो पॉज करके कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिएगा। हम हिंदी में भी एक बार वो कर दे रहे हैं और इंग्लिश में भी। अब वीडियो पॉज करके या आपके पास मॉक टेस्ट का वो होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसके आंसर जो है आपको बता देते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें पूछा है कि गद्यांश में किस केंद्रीय तनाव की चर्चा की गई। तो जो आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें सुख और इसमें जो है आदर्श दृष्टि और वास्तविक परिस्थितियों के बीच टकराव ये देखा गया है।
अगले में देखते हैं गद्यांश जीवन कब समृद्ध होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, जब कल्पना और वास्तविकता के बीच कोई विसंगति नहीं रह जाती। ठीक है, आगे देखेंगे गद्यांश भावनाओं की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है, तो ये जो इसका सही ऑप्शन है वो सीखे हुए व्यवहार जो होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इस गद्यांश में उल्लिखित समान स्रोत संभवतः निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं, तो ये समान स्रोत जो हैं ये संदर्भित करते हैं आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, यानी ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है कि अपेक्षा और वास्तविकता के अंतर का सामना करते हुए किन मुख्य गुणों के विकास पर बल दिया जाता है, तो इसमें इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, सहनशीलता और स्वीकार्यता पर बल दिया जाता है। ठीक, अब हम देखिए इसमें नल हाइपोथेसिस से शायद ये क्वेश्चन है यहाँ। In scientific research, the null hypothesis states that no relationship exists between the variables being analyzed. अच्छा, second option, if the null hypothesis is true, any observed effect in the experiment is attributed to chance alone. इसमें देखेंगे दोनों असर्शन करेक्ट है, इसका रीज़न जो दिया गया वो भी करेक्ट है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसमें बहुत करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब UGC वाज फॉर्मली इस्टेब्लिश, और इसको हमको लग रहा है सबको पता ही होना चाहिए कि 1953 में UGC का एक्ट आया था। तो विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंडिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट में सबसे कॉमनली जो यूज कौन सा मेथड यूज होता है, तो इसमें हो जाएगा एनारोबिक मेथड। एनारोबिक मेथड जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट में, अगर ये क्वेश्चन रहता है कि सॉलिड वेस्ट में कौन सा ट्रीटमेंट यूज होता है तो उसका ऑप्शन हो सकता है वो होता है लैंड फिलिंग, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट पूछा है तो एनारोबिक डाइजेशन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, इसको हिंदी में देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है, दो संख्याओं x और y का योगफल 139 है। ठीक, x को पहले 80% बढ़ाया जाता है और फिर 55% घटाया जाता है, जबकि y को पहले 40% घटाया जाता है और फिर 75% बढ़ाया जाता है। x और y का नया योगफल कितना होता है, x और y के बीच अंतर। अब ठीक है, उसमें थोड़ा इक्वेशन वगैरह होगा, अब इसका हम करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम अगर यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड अगला क्वेश्चन है, द आइडिया दैट अ लर्नर कैन पोजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज लिंग्विस्टिक और स्पेशियल इज एसोसिएटेड विथ। अब जो है इसका जो है थियरी दी गई है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस सच एज लिंग्विस्टिक स्पेशियल इस सब की बात की है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। अब देखिए ये भी न्यूमेरिकल ही है, इसको भी अब सॉल्व हम बता देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे बहुत आसान है, इसको पहले एक ये जो x + 3 अंडर रूट में 5 × 1.6 + 1 माइनस अंडर रूट में 198 प्लस अंडर रूट 729, पहले एक ही करके सॉल्व करें। पहले हम सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 198 प्लस अंडर रूट 729, तो इसमें अंडर रूट 729 की वैल्यू हम हो जाएगी 27। ठीक, तो 1 अंडर रूट 198 प्लस 27 इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 225, और इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 225 यानी कि 15। तो ये 15, अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 15 × 1.6 + 1 इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9। अब तो 3 अंडर रूट 9, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9 वैल्यू 3, तो 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा x + 9 माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकाले थे हम 15, x + 9 - 15 = 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x = 6 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक, तो जो
चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, इसी को हम जो है मैग्ना कार्टा बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री, लेकिन ये 1854 में आता है। यहाँ ऑप्शन में 1856 दिया है, तो हमारे हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आता है। अब न्यू ईयर पॉलिसी से क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। Which of the following is our advantage of international university setting up a campus in India? The National Education Policy 2020 provides of international universities to set up campuses in India. बिल्कुल सही। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस एम्बेडेड इन टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़। तो छोड़ देते हैं इसको, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स विल हैव मोर ऑप्शंस इन सेलेक्टिंग देयर स्पेशलाइजेशन। अच्छा, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, इट विल ब्रिंग मोर कंपटीशन टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। पांचवा ऑप्शन देखते हैं, इट विल मेक इंडिया द हब ऑफ एजुकेशन इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड विल अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 4 और 5। पहला, चौथा और पाँचवा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखिए, ये भी एक ICT से न्यूमेरिकल है आपका। अ फोटोग्राफ ऑक्युपाइज 10 MB ऑफ स्टोरेज, अ मेमोरी स्टिक विथ 4 GB कैपेसिटी कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली सच फोटोग्राफ्स। ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है कि कन्वर्ट करेंगे। पहले सबको पता है कि 1 GB में 1024 MB होता है। ठीक। अब इसमें टोटल कैपेसिटी जो है दिया गया है 4 GB का, और जो साइज़ है मेमोरी की वो 10 MB जो स्टोरेज है। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 GB को MB में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 GB को MB में कन्वर्ट करने के लिए तो हम इसको 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4096 MB। ठीक है। अब है हमें नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ निकालना है। ठीक। तो फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ टोटल कैपेसिटी जो है, टोटल कैपेसिटी अपॉन साइज। अब इसमें टोटल कैपेसिटी जो है 4 GB है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर दिए MB में, तो ये हो जाएगा 4096 अपॉन जो साइज़ है 10 MB है। तो 4096 अपॉन 10 कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 409.6, अप्रॉक्स 409 फ़ोटोज़ जो है इसमें आ सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the bandwidth in the context of the internet? अच्छा, ठीक। बैंडविड्थ क्या है ये पूछा है, तो डायरेक्ट सी बात है, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ गिवन टाइम। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन गिवन टाइम जो है ये बैंडविड्थ का, इसको बैंडविड्थ करते हैं। अब देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्वेश्चन है। एसेंशियल रीजन, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग। रीज़न दिया है एक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प स्टूडेंट क्लैरिफाई डाउट एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। बिल्कुल, इसमें AR दोनों सही है और AR एक सही व्याख्या कर रहे हैं। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग, तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है ये स्टूडेंट को एंगेज करता है लर्निंग के लिए, और इसका रीज़न दिया है जो एक्टिव कम्युनिकेशन होता है ये स्टूडेंट को हेल्प करता है कि डाउट क्लैरिफाई हो सके, और इनके पार्टिसिपेशन डिस्कशन में जो पार्टिसिपेशन होता है इसकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाता है। तो A और R दोनों सही है और सही रीज़न भी है। अब है अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलस्ट्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर। ठीक है। इसमें सिमेंटिक बैरियर के बारे में पूछा है। The manager uses industry-specific terms that the employee cannot understand. Two colleagues speaking different native language misinterpret each other. A noisy environment distracts the receiver from understanding the message. The sender's tone is perceived as aggressive by the receiver. एक बार हम हिंदी में भी ऑप्शन देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हिंदी में जो है क्लास प्रबंधक उद्योग उसी शब्दों का उपयोग करता है जिन्हें कर्मचारी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। अब शोरगुल भरा वातावरण प्राप्तकर्ता को संदेश समझाने से हटा देता है, अलग अलग मूल भाषक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन D, A, B और D हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। एज पर स्क्वायर, देखिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन है। आप ओली बोर्ड पे क्लासेस देखे होंगे तो आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि इसका डायरेक्ट एक फार्मूला शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे हम इसका करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं। एज पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इफ द स्टेटमेंट सम ग्लासेस आर नॉट मिरर्स इज गिवन ट्रू। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर टू बी फॉल्स। अगर जो है ये सम ग्लासेस आर नॉट मिरर्स अगर ट्रू है तो कौन सा इमीडिएट फॉल्स होगा? सम ग्लासेस नॉट मिरर, इसको हम जो AEIO में देखते हैं तो ये O है। अगर O ट्रू होता है तो आपको पता है कि इमीडिएट A फॉल्स होता है। तो A क्या है इसमें? ऑल ग्लासेस आर मिरर्स, यानी ऑप्शन C ऑल ग्लासेस आर मिरर्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। The digital infrastructure of knowledge sharing Diksha platform was launched to provide digital content specifically for school teacher and student. Okay, Diksha aims to provide customized teaching and learning resources including lesson plans, worksheet and assessment. तो ये दोनों ऑप्शन जो सही होगा और R जो है A का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। बोथ A and R are true and R is the correct explanation। बात में क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा आर नॉट ट्रू। अब राज्यसभा के बारे में कौन सा गलत है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250। बिल्कुल ये सही है। जो राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 250 जो है मेंबर उसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है कि जो सीट्स होती हैं राज्यसभा की ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे जो है अलॉटेड होती हैं। अब थर्ड ऑप्शन 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। बिल्कुल ये भी सही है क्योंकि राज्यसभा में जो है 12 जो है सदस्य जो है ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगला ऑप्शन यूनियन टेरिटरीज आर अलॉटेड 1 सीट ईच इन राज्यसभा। ये गलत है क्योंकि इसमें जो है सभी यूनियन टेरिटरीज को ईच सीट राज्यसभा में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द गिवन। अच्छा ठीक है, इसमें देखिए फैलेसी से 1-2 सवाल हमेशा हर साल जो है फिक्स रहते हैं। तो फैलेसी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे चैनल पे जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। पूरा एक फैलेसी पढ़ाई गई है, उसको आप देख लेंगे तो ये सब सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। एक बार ज़रूर आपका टाइम हो तो वीडियो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने क्या कहता है। अलाउइंग टूरिस्ट टू ट्रेवल अलोन विल सून इनकरेज देम टू सी ऑल ऑफ द लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं क्या करता है। पर्यटकों को अकेले यात्रा करने की अनुमति देने से वे जल्द ही सभी स्थानीय पर्यटन स्थलों को देखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अब इसमें कौन सी फैलेसी की बात कर रहा है? तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैलेसी ऑफ फॉल्स एजम्पशन। जो एजम्पशन कर रहे हैं ये फॉल्स एजम्पशन है, तो इसलिए ऑप्शन बी द फैलेसी ऑफ फॉल्स एजम्पशन जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू सांख्य स्कूल ऑफ थॉट द वर्ड प्राकृत सिग्निफाइज। इसमें ये पूछा गया कि जो प्राकृत शब्द है ये सांख्य स्कूल ऑफ थॉट में ये किसको डिनोट करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नेचर। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। इन द लाइट ऑफ नेचर ऑफ रीजनिंग एंड आर्गूमेंट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है एन इनवैलिड आर्गूमेंट हैव ऑल टू प्रीमाइजर एंड अ ट्रू कंक्लूजन। अच्छा, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सिटी इन द प्रीमाइज एंड कंक्लूजन माइट मेक अ आर्गूमेंट इनवैलिड। A valid argument includes a false premise making the argument unsound। ठीक है, अगला सी हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं। A valid argument have all true premise but can have false conclusion। बिल्कुल इसमें केवल डी ऑप्शन सही है और बाकी ए बी सी ऑप्शन गलत है। तो इसमें हमको गलत ही पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 44। अब ये देखिए कुछ सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट हैं और इसके मीनिंग सामने दिए हैं, इसको मैच करना है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। प्रतिज्ञा मतलब होता है कि मीन्स प्रपोजिशन इन विच एन आर्गुमेंट दैट हैज़ टू बी वैलिडेटेड। इसका ए का सेकेंड हो जाएगा। बी का हेतु का अर्थ होता है मीन्स रीज़न एंड आर्गुमेंट विच हैज़ द रेशनल बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। तीसरा है उदाहरण का अर्थ हो जाएगा मीन्स एन एग्जाम्पल, जैसे देख सकते हैं उदाहरण का एग्जाम्पल एंड आर्गुमेंट विच इज इलस्ट्रेशन दैट एक्सप्लेन द लॉजिक। ठीक है, अब इसमें से ही हम देख सकते हैं कि पहले तीसरे का ऑप्शन सी का चौथा, ठीक सी का चौथा हम एक में देखने को मिल रहा है, केवल ऑप्शन बी में। तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको अगर सब नहीं पता है तो सी का चौथा केवल बी में है। तो उदाहरण यानी एग्जाम्पल। उपनय बचा है, इसका भी हम देख सकते हैं क्या होगा। उपनय का हो जाएगा मीन्स एप्लीकेशन इन विच देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द रीज़न। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक एक करके ऐसे ही हमने देख लिया। अब हाँ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI disseminates information on air quality for general public. Which one of the following is not a pollutant measured in NAQI? इसमें जो कि NAQI में कुछ पॉल्यूटर शायद 12, एक बार आप भी चेक कर लीजिए, 12 पॉल्यूटेंट जो है NAQI द्वारा माना गया है। तो इसमें पूछा कौन सा उसमें से नहीं है। तो उसमें से CO2 जो है 12 कंपोनेंट में से CO2 जो है नहीं है। CO2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not among the national coordinators that have been appointed under SWAM? देखिए बहुत अच्छा, SWAM के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इससे फिक्स रहता है कि एक दो सवाल आना ही आना है, और लगभग 9 या 10 कोऑर्डिनेटर हैं। आपको सभी याद रहना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के आता ही आता है। तो इसमें जो कि इग्नू है उसका कोऑर्डिनेटर, NCERT भी है, NPTEL भी है। तो CBSE जो है ये स्वयं का नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है। CBSE जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको जो है सभी कोऑर्डिनेटर याद रहने चाहिए, रटे रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंशिएंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हमको लग रहा है सभी को पता होगा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में है, भागलपुर में। तो बिहार इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से है। ABCDEFGH आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ए इज़ द वाइफ ऑफ डीज फादर। हम हिंदी में भी देख सकते हैं ABCDEFGH एक परिवार के सदस्य हैं। A D के पिता की पत्नी है, मतलब A जो है D की माँ है, पिता की पत्नी माँ ही होती है। C A का पुत्र है। B C से विवाहित है। G F की इकलौती पुत्री है। ठीक, G F की इकलौती पुत्री है। और अगला है G F की इकलौती पुत्री तथा F B का ससुर है। E F का पोता या नाती है और वह H से विवाहित है। तो इसको आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बहू। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा बहू। अब आगे देखते हैं। CBD के अंतर्गत नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है ये CBD के अंतर्गत। तो इसका ये संबंधित है, पर ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी से नहीं है। महासागरों और समुद्री जैव विविधता का सतत उपयोग ये भी नहीं है। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का उचित बंटवारा, यही जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि नागोया प्रोटोकॉल जो है आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का उचित बंटवारा है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आर्द्रभूमि का संरक्षण ये भी नहीं है, इसके लिए रामसर प्रोटोकॉल है आर्द्रभूमि के लिए। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है इसको देख सकते हैं, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड से। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन टीचर यूज़ फॉर सिंक्रोनस इंटरेक्शन इन अ लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें सिंक्रोनस इंटरेक्शन बात की गई। अब इसमें दो प्रकार का होता है, एक सिंक्रोनस एक एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है कि हम लाइव आमने सामने बात कर सकते हैं, जैसे किसी वीडियो कॉल बात करते हैं
तो ये सब सिंक्रोनस हो जाएगा, जिसमें दोनों पार्टीज़ जो है या दोनों कम्युनिकेटर जो है एक दूसरे से लाइव इंटरैक्ट हों। तो इसमें पूछा है कि कौन सा विच आर द फॉलोइंग टूल कैन अ टीचर यूज़ फॉर सिंक्रोनसली, कौन सा टीचर यूज़ कर सकता है। ठीक, तो गूगल मीट, बिल्कुल गूगल मीट सही ऑप्शन है। गूगल मीट से जो है हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट लाइव क्लास, उधर से कोई पढ़ाता है या कोई मीटिंग होती है तो गूगल मीट के थ्रू हम इस सिंक्रोनस वे में जुड़े रहते हैं। एओया जो है सिंक्रोनस इंटरेक्शन का एग्जांपल नहीं है, पैडलेट भी नहीं है और फ्री माइंड भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ओनली ए, ऑप्शन ए गूगल मीट। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। ऐसे जुड़े रहिए क्योंकि पेपर काफ़ी नज़दीक है, तो आगे भी हम और